फाइनली पैकिंग इज़ डन। सो गाइज मैं जा रहा हूँ दिल्ली। एक्चुअली 9:30 बज गए हैं और 11 बजे की फ़्लाइट है। फाइनल चेक कर लेता हूँ सब रखा ना। हाँ चलो सब हो गया है, तो मैं जल्दी से निकलता हूँ क्योंकि लेट हो रहा है मुझे। तो मिलते हैं आगे। एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हो? आप वीडियो देखो नेक्स्ट सेक्शन में। अरे किसी ने कैब बुक की क्या? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो बैक एंड डिज़ाइन में हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में मैंने फिजिकल डिज़ाइन के बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या सेक्टर्स हैं, किस तरह से काम करता है, बहुत डिटेल में बताया। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, यहाँ आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ। तो अब फिजिकल डिजाइन आपने कर लिया, उसके बाद वो डिजाइन का आपको वेरिफिकेशन भी करना है ना। तो फिजिकल वेरिफिकेशन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि फ्रेशर्स के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही सही है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फ्रेशर्स को वहां मिलते हैं। तो उसमें बेसिकली 3-4 चीजें आती हैं। सबसे पहले तो आता है डीआरसी, मतलब डिजाइन रूल चेक्स करते हैं हम। बहुत सारे रूल्स हैं जिसके थ्रू हमको फिजिकल डिजाइन करना पड़ता है, तो वो डीआरसी चेक हम करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एलवीएस, यानी कि लेआउट वर्सेज स्कीमेटिक। तो जो स्कीमेटिक हमने बनाया है और जो लेआउट हमने बनाया है वो दोनों सेम होने चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो ये दोनों तो है ही। अब लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो फ्रेशर्स के लिए जो मतलब एक एक घुसने का जो जरिया है वीएलएसआई में, वो आता है एसटीए। तो एसटीए एक टाइप का एक फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, पूरी जानकारी दूंगा, तो बने रहो एंड तक। और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है सब बताऊंगा, कैसे एसटीए काम करता है वो सब डिटेल में बताने वाला हूँ। तो एसटीए बेसिकली स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस होता है। अब यहाँ पे नाम ही देखो, कुछ तो टाइमिंग एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला वर्ड है एनालिसिस, मतलब डिजाइन हो चुका है, ठीक है, डिजाइन इज डन। अब आपको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है और टाइमिंग एनालिसिस करना है, मतलब टाइमिंग के रिस्पेक्ट में देखना है कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अब वर्ड आता है स्टैटिक। तो अब स्टैटिक वर्ड क्यों यूज किया है? तो देखो, टाइमिंग एनालिसिस जो है ना, बेसिकली 2 टाइप के हैं, डायनेमिक टाइमिंग एनालिसिस एंड स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस। तो डायनेमिक एंड स्टैटिक में डिफरेंस क्या है ये समझो। तो जनरली हम किसी भी ब्लॉक का टाइमिंग एनालिसिस करते हैं, तो सपोज एक पैरामीटर ले लो डीले, सपोज मुझे उस ब्लॉक का डीले जानना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर मुझे डीले जानना है तो मैं क्या करूंगा, उस ब्लॉक को एक इनपुट दूंगा, इनपुट मतलब सिमुलेट करूंगा और आउटपुट चेक करूंगा और देखूंगा इनपुट और आउटपुट 50% ऑफ द इनपुट 50% ऑफ द आउटपुट, वो जो एज होता है वो हमको सबको पता है, और वहां से डीले देखूंगा, दोनों के बीच में डीले कितना है। ये हो गया ऑब्वियस प्रोसीजर, आपको लग रहा है ऑब्वियस है, बट क्या हर बार हमको उसको सिमुलेट करने की जरूरत है क्या, ये समझो। तो अगर आप इंट्रो में देखा होगा मैं दिल्ली जा रहा हूं, अगर मैं दिल्ली जा रहा हूं और मुझे मेरे रिलेटिव्स के यहाँ जा रहा हूं और मैं रिलेटिव्स को कॉल करता हूं कि मैं दिल्ली आ रहा हूं, वो मुझसे पूछेंगे कब तक आओगे भाई, है ना, उनको भी अपने प्लानिंग्स करने हैं। तो मैं उनको बोलूंगा कि मुझे नहीं पता, मैं तो अभी जा रहा हूँ, देखते हैं फ्लाइट कब लैंड करेगी, क्या होगा। मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा ये चलेगा क्या? नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, अपना टिकट देखता हूँ और देखता हूँ उसमें क्या मेरा एक्सपेक्टेड डिपार्चर अराइवल ये सब है, और मैं थोड़ा बहुत अपना एनालिसिस करके उनको बताता हूँ कि मैं इतने बजे तक आपके यहाँ पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो यही है स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस। दुनिया इसी पे तो चल रही है यार। हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली में वहां नहीं जाते हैं। हमको अगर बताना है कि भैया यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, यहाँ से मुंबई कितना दूर है, हम सीधा नेट पे जाके देख लेते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी गिवन, हमको जाने की जरूरत नहीं है। हमको पता है कि कितना टाइम लगेगा, उसके अनुसार से हम अपनी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, हमको मुंबई अगर 11 बजे पहुंचना है तो हमको यहाँ से 6 बजे निकलना पड़ेगा फ्लाइट से। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो ट्रेन से निकलना पड़ेगा, तो एक दिन पहले निकलना पड़ेगा। तो ये सब जो चीजें हैं, यही तो स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस है। तो डिफरेंस समझो, डायनेमिक टाइमिंग एनालिसिस सुनने में तो ऑब्वियस लगता है, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। सपोज इतना बड़ा ब्लॉक है और मैंने उसको डिजाइन किया है और हर बार मैं इनपुट देके उसको चेक करूंगा कि कितना टाइम लगा रहे हो। इससे अच्छा प्रीवियस एक्सपीरियंस देख लो ना। प्रीवियसली एक्सपीरियंस से हमने एक लाइब्रेरी बनाई है, वो लाइब्रेरी हमारे पास प्रोवाइडेड है, उसमें एक टेबल बनाया हुआ है कि भैया यहाँ से यहाँ जा रहे हो, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक जा रहे हो, तो इतना डिले लगेगा एक्सपेक्टेड। तो आप वो यूज कर लो और उसके अनुसार से अपना एनालिसिस करो, ठीक है, वो इजी वे है ना। नहीं तो अगर आप सोचो आप यहाँ से यूएस जा रहे हो, अगर किसी ने पूछा भैया यूएस कितने देर में पहुंचोगे, तो आप उसको क्या
24 घंटे बाद जवाब दोगे कि भैया मैं अब पहुंच गया हूं यूएस, तो कोई काम का है क्या? नहीं, आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि आप यूएस पहुंचने वाले हो 24 घंटे के बाद। तो देखो रिजल्ट में कितना फर्क आ गया। अगर आप स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस करते हो तो आप अभी के अभी रिजल्ट दे सकते हो। डायनेमिक टाइमिंग एनालिसिस में आपको सिमुलेशन करने का वेट करना पड़ेगा और वो बहुत कंबरसम प्रोसीजर है, तो आपको टेप आउट तो आप करने से रहे, ठीक है। तो टेप आउट बहुत लेट से होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें सारे डिलेज वगैरह दिए हुए हैं, कहां से, प्रीवियस एक्सपीरियंस से, वो लाइब्रेरी क्रिएटेड है, वो आप यूज करो और उसके अनुसार से आप एनालिसिस करो, फॉर्मूला बेस्ड एनालिसिस, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा सिमुलेशन करने की, फालतू सिमुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आया क्यों स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है तो इसमें बात करते हैं कि क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला जो स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस में कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पाथ्स का। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पाथ्स। तो ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स हैं और कुछ कॉम्बिनेशनल ब्लॉक्स हैं। तो फ्लिप फ्लॉप जनरली पार्ट है सिक्वेंशियल ब्लॉक्स का, और कॉम्बिनेशनल ब्लॉक्स मतलब फ्लिप फ्लॉप्स एंड गेट्स, सॉरी फ्लिप फ्लॉप्स नहीं, कॉम्बिनेशनल ब्लॉक मतलब गेट्स एंड मक्सेस वगैरह या इनकोडर्स, डिकोडर, इस तरह के ब्लॉक्स रहेंगे। मतलब उसमें कोई भी क्लॉक वगैरह का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब देखो इसमें जो सबसे पहला पाथ आता है वो क्या होता है, इनपुट टू रेज। रेज मतलब क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर हम सबको पता है क्या है, एक काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप ही है, जनरली डी फ्लिप फ्लॉप ही यूज करते हैं वीएलएसआई डिजाइन में। तो पहला पाथ आता है इनपुट टू रेज, दूसरा पाथ है रेज टू रेज, ठीक है। फिर क्या आएगा, तीसरा रेज टू आउटपुट। ये वेरियस पाथ्स हैं। और चौथा पाथ क्या आ सकता है, रजिस्टर है ही नहीं, सिर्फ कॉम्बिनेशनल है, डायरेक्ट इनपुट टू आउटपुट। तो बोलना सर जब हम कॉम्बिनेशनल यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनपुट से आउटपुट चले जा रहे हैं, पर जब बीच में रजिस्टर आ जाता है तो हम रजिस्टर को अलग से पाथ में एक स्टॉप पॉइंट क्यों, एक मील का पत्थर एक क्यों बना रहे हैं, हम उसको माइलस्टोन क्यों बना रहे हैं कि वहां पे हमको रुकना पड़ेगा उसको एनालाइज करने के लिए। तो देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसा होता है, आपने इनपुट दिया आउटपुट निकल आया। सीक्वेंशियल सर्किट यानी जो फ्लिप फ्लॉप बेस्ड सर्किट, रजिस्टर बेस्ड सर्किट कैसे काम करता है, आपने इनपुट दिया, इनपुट बाहर नहीं आएगा जब तक उसको क्लॉक का एज ना आए। तो वहां पे एक सेकेंड इनपुट है क्लॉक, और वो क्लॉक के एज पे ही काम करेगा। तो जब क्लॉक का एज आएगा तभी वो बाहर जाएगा, इसलिए हमको वो पाथ एक अलग से एनालाइज करने की जरूरत है। तो इसलिए ये 4 टाइप्स ऑफ पाथ यहाँ पे आते हैं। अब एसटीए में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मेरे कंपनी में, सिंगुलैरिटी लैब प्राइवेट लिमिटेड में। तो मुझे काफी सारे रिज्यूमेज मिले। अब मत भेजना, अब वो पोजीशन अब हम आगे बढ़ गए तो अब मत भेजना, बट बहुत सारे रिज्यूमेज मैंने देखे और यार सही बताऊं तो ओनली 5% ऑफ द रिज्यूमेज वेयर गुड। बाकी सब तो मतलब मैंने बस देख रहा था और बोला कि यार इनको नॉलेज है भी तो ये रिज्यूमे इतना खराब है, इतना सही नहीं है कि इसको लिया जा सके। तो मैंने तो भी जबरदस्ती बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट किया उसमें भी, क्योंकि हमें अर्जेंटली चाहिए था। बट यार रिज्यूमे बनाओ ना तो यार थोड़ा सोचो। बहुत लोग C++ डाल रहे हैं, यार एनालॉग डिजाइन इंजीनियर की प्रोफाइल है, आप उसमें C++ डालोगे, आप उसमें पाइथन डालोगे तो काम नहीं चलने वाला है। आप, मैंने एनालॉग डिजाइन इंजीनियर का वीडियो भी बनाया, आप देखना उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखो, उसके अनुसार से अपनी स्किल्स डेवलप करो और तब सीवी बनाओ। आप ऐसे तैसे भेज दोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज रिज्यूमे मेकिंग इज एन आर्ट, तो उसको सीखो। और मैं रिकमेंड करूंगा ये बुक, द अनपैरेलल रोड मैप, हैंडबुक टू गेट योर ड्रीम जॉब बाय उदय सोनथालिया। इसमें पूरा अच्छे से बताया कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या स्किल्स एक्स्ट्रा चाहिए अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो नीचे लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, और अभी जाके ऑर्डर करो और मेरा कोड यूज करना वर्तुल USC टू गेट एक्सक्लूसिव 50 रुपीज डिस्काउंट टू ऑल माई सब्सक्राइबर। बट ध्यान दो यार रिज्यूमे वगैरह पे ध्यान, क्योंकि वो पहला इंप्रेशन है तुम्हारा रिक्रूटर पे, और जो कि बहुत खराब गिरा था इस बार यार, सही बताऊं तो। अब आगे बढ़ते हैं यार सेटअप एनालिसिस में, सेटअप बोल रहा हूँ, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस में। स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस में बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो वो 2 कॉन्सेप्ट है सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम। वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं बट ये 2 मेजर कॉन्सेप्ट है। तो ये आप समझ में आ गया ना आपको, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं सेटअप एनालिसिस से। तो सेटअप टाइम क्या है, सेटअप टाइम है यार देखो नाम ही है, कुछ ऐसा टाइम है जो सेटअप करने में लग रहा है। अब क्या सेटअप करना है आपको, तो सेटअप का एग्जांपल ले लो। आपने इंट्रो में देखा कि मैं यहां से एयरपोर्ट जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, और दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूं, 11 बजे की फ्लाइट है। तो मुझे
कितने बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा? 11 बजे पहुंचना चाहिए क्या? नहीं, फ्लाइट छूट जाएगी 11 बजे पहुंचूंगा तो। फ्लाइट है 11 बजे, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ कि मुझे चेक इन करना है, सिक्योरिटी करना है, बोर्डिंग करना है, ये सब में 45 मिनट से 1 घंटे जाएगा। मतलब मैं 10 सवा 10 के बीच में अगर पहुंच गया तो मेरी फ्लाइट कैच हो जाएगी। तो ये जो 45 मिनट्स का पीरियड है, ठीक है, वो क्या हो गया? सेटअप टाइम हो गया। मतलब मैं एयरपोर्ट पे सवा 10 में पहुंच रहा हूं, या पकड़ लो 1 घंटा ही पकड़ लो, 10 बजे पहुंच रहा हूं, 11 बजे की फ्लाइट है तो भी मुझे 10 बजे पहुंचना है एयरपोर्ट, क्योंकि 1 घंटे का टाइम वो क्या है? एयरपोर्ट का सेटअप टाइम है। वो सेटअप टाइम जब तक नहीं आए आप फुलफिल करोगे तब तक आप, नहीं तो आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। आप लेट पहुंचे तो फ्लाइट छूट जाएगी। इवन आप 11 बजे से पहले पहुंच रहे हो तो भी आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। ठीक है, तो ये सेटअप टाइम का कॉन्सेप्ट है। अब ये सेम एग्जांपल में देखो, हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप 1 एंड फ्लिप फ्लॉप 2। अब दोनों को सेम क्लॉक जा रहा है, एक को क्लॉक डायरेक्टली जा रहा है और एक को फ्लिप फ्लॉप 2 को थोड़ा सा एक बफर होके जा रहा है। बफर क्यों किया है हमने? बिकॉज ये फ्लिप फ्लॉप 1 के पास है ये क्लॉक का पिन, तो वो चला जाएगा बिना कोई दिक्कत के। बट फ्लिप फ्लॉप 2 दूर है, उससे दूर है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रांग बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बफर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे बफर लगाया है, फिर एक इनपुट दिया है और दो फ्लिप फ्लॉप्स के बीच में कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है, कोई भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी डिजिटल ऑपरेशन कर रहे हैं और वो फ्लिप फ्लॉप 2 पे जा रहा है। तो हमको क्या करना है? फ्लिप फ्लॉप 1 से डेटा भेजना है और फ्लिप फ्लॉप 2 तक पहुंचाना है। तो फ्लिप फ्लॉप 1 को क्या क्या बोलते हैं हम? लॉन्च फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, क्योंकि वो डेटा लॉन्च कर रहा है। और फ्लिप फ्लॉप 2 को क्या बोलते हैं हम? कैप्चर फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, क्योंकि डेटा कैप्चर कर रहा है। सिंपल है। तो अब लॉन्च फ्लिप फ्लॉप जो है वो डेटा हमें फेंक रहा है। तो अब क्या होगा कि वो डेटा फेंकेगा, तो वहां से लेके फ्लिप फ्लॉप 2 के इनपुट पे जाने तक को हम एनालाइज करते हैं कि क्या क्या डिलेज आते हैं। तो सबसे पहला जो डिले आता है वो फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल डिले आएगा। फ्लिप फ्लॉप 1 की बात कर रहा हूं मैं, लॉन्च फ्लिप फ्लॉप की। तो वो डिले आएगा क्लॉक टू क्यू डिले। ठीक है, तो बोले ये क्लॉक टू क्यू डिले क्यों है? मतलब क्लॉक से क्यू, क्यू आउटपुट होता है फ्लिप फ्लॉप का, तो क्लॉक से आउटपुट तक का डिले। लेकिन यार हम डेटा भेज रहे हैं तो डेटा से आउटपुट यानी D2Q डिले होना चाहिए, तो समझ में आएगा। बट आप क्लॉक टू क्यू क्यों बोल रहे हो? तो अब समझो एग्जांपल। अगेन मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, 9:30 बजे मैं सोचा मैं निकलता हूं, तो 9:30 बजे निकलूंगा अगर, तो मैं कैब बुक करूंगा। अब मैं घर से तब तक नहीं निकल सकता जब तक कैब नहीं आ जाती है ना? तो डेटा जब तक बाहर नहीं, तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक एक क्लॉक एज नहीं आएगा। तो वो क्लॉक एज को उसका वेट करना पड़ेगा डी को। तो क्लॉक एज का वेट करना पड़ेगा, मतलब आपको कैब का वेट करना पड़ेगा, तब जाके आप बाहर निकल पाओगे। उसके बाद कैब आ गई तो आप तुरंत निकल जाओगे क्या? थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। आप नीचे जाओगे, अपना सामान रखोगे, कुछ और आपके रिलेटिव्स हैं वो आ रहे होंगे, जनरली लेडीज वगैरह लेट करती हैं, तो नो ऑफेंस, बहुत काम रहता है उनको घर के, तो उनका वेट करोगे। तो ये सब करते करते इवन कैब आने के बाद भी आप 5 मिनट बाद ही निकलोगे, सब चीज सेटअप करके। तो ये जो डिले है ये क्लॉक टू क्यू डिले, क्योंकि ये कैब के आने के बाद का है, तो कैब के आने के बाद से ये काउंट होगा, इसलिए क्लॉक के आने के बाद काउंट होता है, इसलिए क्लॉक टू क्यू डिले। ठीक है, ये पहला डिले हो गया। अब आप कैब में बैठ गए, अब आपको जाना है एयरपोर्ट, तो आप एयरपोर्ट की तरफ जाए तो रास्ते में रोड, जो भी रोड का डिले है, फिर ट्रैफिक आ गई बीच में। तो इस तरह से आप फ्लिप फ्लॉप के 1 के आउटपुट से लेके फ्लिप फ्लॉप 2 के इनपुट तक, मतलब आपके एयरपोर्ट के पॉइंट तक आप पहुंचते हो वाया सम कॉम्बिनेशनल डिले। तो उसको मैंने बोल दिया टी कॉम्ब। ठीक है, पहला हो गया टी क्लॉक टू क्यू और दूसरा हो गया टी कॉम्ब। इन दोनों को ऐड करके आप क्या हो गया? फ्लिप फ्लॉप 2 तक पहुंच गए, मतलब आप एयरपोर्ट तक पहुंच गए। अब आपको क्या, कुछ सेटअप टाइम भी लगने वाला है। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं TS। ठीक है, कुछ सेटअप टाइम लगेगा और ये पूरा टाइम मिलके क्या होना चाहिए? ये पूरा टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए। कितना फास्ट? ये पहले पहुंचना चाहिए आपको, 11 बजे से पहले ये सब खत्म कर लेना है। ठीक है, आप 9:30 में निकले, 9:30 से निकले, फिर आपको ने कैब बुक किया तो 15 मिनट उसमें लगा, फिर आपने 9:45 में निकले, फिर 10:15 तक आप एयरपोर्ट पहुंचे और 10:15 से 45 मिनट आपको लगा बोर्डिंग वोर्डिंग करने में, फिर आप फ्लाइट उड़े। तो ये सब करके आपने ये क्या हो गया? ये पूरा डेटा पाथ का डिले हो गया। डेटा पाथ मतलब डेटा को यहां से फ्लिप फ्लॉप 1 से फ्लिप फ्लॉप 2 जाने के लिए कितना टाइम लगा। तो डेटा पाथ क्या है यहाँ पे? टी क्लॉक टू क्यू प्लस टी कॉम्बिनेशनल, और उसमें मुझे सेटअप ऐड करना है। सेटअप डेटा पार्ट का पार्ट नहीं है,
लेकिन उसमें मुझे ऐड करना है। ठीक है, मैं अगर बोलूंगा मुझे यहां से एयरपोर्ट जाने में कितना टाइम लगता है, तो क्या आप एयरपोर्ट का चेक इन वगैरह भी ऐड करोगे? नहीं ना, वो अलग है, वो सेटअप का अलग से टाइम आता है। ठीक है, तो ये हो गया एक डेटा पाथ। अब दूसरा आता है क्लॉक पाथ, मतलब अब इधर से फ्लाइट लैंड करने वाली है आपकी, जो जिससे आपको बोर्ड करना है, तो वो भी यहां से जा रही है। तो अब ये जो पूरा है उसका इक्वेशन देखो कैसे होगा। तो मैं इक्वेशन लिखता हूं, टी क्लॉक टू क्यू प्लस टी कॉम्बिनेशनल प्लस टी सेटअप शुड बी लेस देन, क्योंकि ये आपको फास्ट करना है, तो शुड बी लेस देन टी क्लॉक प्लस टी स्क्यू। ठीक है, तो टी क्लॉक प्लस टी स्क्यू कहां से आया? तो अब यहां देखो, आपका एक एज है, आपका क्लॉक रन हो रहा है विथ सम फ्रीक्वेंसी, तो एक एज पे आपने क्या किया, डेटा को फेंका, ठीक है, लॉन्च किया। अब उसी एज पे आप डेटा कैप्चर कर सकते हो क्या? नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको जाने में टाइम तो लगेगा ना। ऑफ कोर्स कर सकते हो, जो कि मैं बाद में बताऊंगा कैसे कर सकते हो, बट उसको जाने में टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट क्लॉक एज पे क्या करोगे आप? सेकेंड वाले फ्लिप फ्लॉप पे देखोगे कि यहां पे मुझे डेटा कैप्चर करना है, तो डिफरेंस कितना हो गया? एक एक कंजिक्यूटिव ये आपके एजेस में, कंजिक्यूटिव एज में डिफरेंस हो गया आपका टी क्लॉक का। तो इसलिए इक्वेशन क्या लिखा? टी क्लॉक प्लस टी स्क्यू। स्क्यू कहां से आया? आपने बफर साइड किए हैं, बफर साइड किए तो उसका कुछ डिले होगा, टी स्क्यू बोलते हैं उसको। अब स्क्यू क्यों बोलते हैं? स्क्यू मतलब क्या होता है? कुछ आड़ा तिरछा, ठीक है ना, थोड़ा स्क्यूड है, मतलब कुछ तो टेढ़ा है। तो स्क्यू में क्या होता है, आपने एक फ्लिप फ्लॉप को डायरेक्ट दिया है, ठीक है, तो मतलब वहां पे आपने जैसे 2 नैनो सेकेंड पे एक एज आया, तो फ्लिप फ्लॉप 1 के पास 2 नैनो सेकेंड पे ही पहुंच गया, बट फ्लिप फ्लॉप 2 के पास वो 2.1 नैनो सेकेंड पे पहुंचेगा, क्योंकि कुछ डिले है, तो दोनों में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, एक पे 2 एक पे 2.1, तो इसलिए उसको स्क्यू बोलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये टी क्लॉक के साथ एक टी स्क्यू ऐड होता है सेटअप इक्वेशन में, बिकॉज ये क्लॉक का पाथ है, सिंपल है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, टू मीट द सेटअप कंडीशन, आपका ये जो डेटा पाथ है वो फास्ट होना चाहिए क्लॉक पाथ से। ठीक है, अब डेटा पाथ क्या होता है? डेटा पाथ होता है एक्चुअल अराइवल टाइम। डेटा पाथ हमको बताता है एक्चुअल अराइवल टाइम कितना है, और क्लॉक पाथ हमको क्या बताता है? रिक्वायर्ड अराइवल टाइम कितना है। ठीक है, सिंपल है ना, ये लॉजिकली लग रहा है। क्लॉक पाथ हमको क्या बताता है? आपको कितना, कब पहुंचना है, मतलब फ्लाइट का टाइम आपको बताएगा कि आपको कब पहुंचना है, और आप कितने बजे पहुंच रहे हैं वो तो आपका पाथ बताएगा ही। तो अब इन दोनों का ही एनालिसिस है ये सेटअप एनालिसिस। तो यहां पे क्या होना चाहिए? एक्चुअल अराइवल टाइम पहले होना चाहिए रिक्वायर्ड अराइवल टाइम की, और कितना पहले होना चाहिए? सेटअप टाइम से पहले होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे सेटअप वाला इक्वेशन को थोड़ा सा तोड़ो मड़ोड़ो तो क्या आ जाएगा? जो टी क्लॉक है वो टी क्लॉक ग्रेटर देन आएगा विथ सम टी कंडीशन। ठीक है, आप इक्वेशन देखो, तो टी क्लॉक शुड बी ग्रेटर देन सम टी का कंडीशन, तो उसमें आप फ्रीक्वेंसी में चेंज करो, तो इफ क्लॉक शुड बी लेस देन सम 1/t कंडीशन, मतलब इफ क्लॉक पे एक अपर लिमिट आई है, मतलब इफ क्लॉक सेटअप टाइम आपको मीट करना है, सेटअप एनालिसिस में आपको पास करना है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए। मतलब सेटअप टाइम आपको क्या देता है? फ्रीक्वेंसी पे एक अपर कैप देता है कि इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी नहीं जा सकती है, नहीं तो सेटअप टाइम वायलेट हो जाएगा। अगर आपका सेटअप टाइम वायलेट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? आपने चिप बनाया, सेटअप टाइम वायलेट हो रहा है, तो आप क्या उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी से कम पे उसको चला सकते हैं अपने चिप को, तो सेटअप टाइम अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल मुझे ध्यान आता है, क्योंकि यार सेटअप टाइम से हम घिरे हुए हैं, पूरा जो हमारा लाइफ ही है वो सेटअप पे ही चल रहा है, सेटअप टाइम से हम घिरे हुए हैं। तो एक और एग्जांपल देखो, जो कि अक्सर हम इंजीनियर्स की आदत है, 11 बजे क्लास है तो हम 10:55 पे उठते ही है, ठीक है, तो ब्रश व्रश करते हैं और निकल जाते हैं क्लास। अब जल्दी जल्दी जा रहे हैं और सामने से हमें दिख रहा है टीचर आ रही है क्लास की तरफ। ठीक है, सीन देखो, एकदम स्लो मोशन में देखना, सामने से टीचर आ रही है क्लासरूम में इधर से, और आप इधर से जा रहे हो और बहुत दौड़ते हुए जा रहे हो, लेकिन स्लो मोशन में जा रहे हो, सब कुछ स्लो मोशन चल रहा है, और आपको टीचर से पहले पहुंचना है, क्योंकि टीचर है क्लॉक और आप हो डेटा, तो क्लॉक के पहले आपको पहुंचना है, 11 बजने वाले हैं और टीचर पहुंच गई, दरवाजा बंद हो गया और सेटअप टाइम वायलेट हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसा हम अक्सर करते हैं। तो यार ऐसे आप सेटअप टाइम के ना ढेरों एग्जांपल है, जहां भी लेट आप पहुंचे ना, समझो आपने सेटअप टाइम वायलेट ही किया है। ठीक है, तो आपको इजी जाएगा समझने में।
अब ये हो गया सेटअप टाइम का कहानी। अब आता है नेक्स्ट होल्ड टाइम। तो अब होल्ड टाइम में आप नाम ही देख रहे हो, होल्ड टाइम मतलब कुछ तो होल्ड करके रखना है। अब क्या होल्ड करके रखना है भैया? तो डेटा को होल्ड करके रखना है। तो इसको कैसे समझेंगे? तो सपोज क्लॉक फ्लिप फ्लॉप 2 पे देखो, फ्लिप फ्लॉप 1 को छोड़ दो, फ्लिप फ्लॉप 2 पे देखो, क्योंकि यहां पे ही हमने अभी सेटअप टाइम मीट किया है, हम क्लॉक एज आने से पहले, सेटअप टाइम से पहले वहां पे पहुंच गए। अब हमको क्या करना है? वहां पे रुकना है। अभी क्या हो गया? क्लॉक आया, डेटा उसके पहले पहुंच गया, सेटअप टाइम मीट हो गया, तो डेटा खुश हो जाएगा। भाई मैं तो अब जाने वाला हूं। वो अपने पीछे वाले डेटा को बोलेगा, भाई भाई आजा आजा, तुम लोग भी आ जाओ, मेरा हो गया है। क्लॉक बोलेगा, रुको जरा, सबर करो। पहले तुम तो चले जाओ भाई, पहले तुम अंदर चले जाओ, उसके बाद बाकी के डेटा को बुलाना, नहीं तो आप होल्ड वायलेशन करोगे। तो इसको बोलते, तो ये दोनों को मिक्स करके सेटअप एंड होल्ड विंडो बनता है। मतलब क्लॉक एज के पहले और बाद, पहले कितना, सेटअप टाइम पहले और होल्ड टाइम के बाद तक, ये दोनों कंडीशन में डेटा कांस्टेंट रहना चाहिए, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेटा स्टेबिलिटी कंडीशन आ जाती है। मतलब आपका डेटा डिफाइन नहीं है कि अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, हम नहीं बता सकते भैया, या लॉस ही होगा। तो ये कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब होल्ड टाइम का इक्वेशन क्या आएगा? तो अब होल्ड टाइम वायलेशन कब हो सकता है? जब आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और सेटअप टाइम मीट कर चुका है। एज आने के बाद क्या हो रहा है? आपने क्या सेटअप टाइम आपको पास करना था, तो आपने क्या किया? डेटा पाथ बहुत फास्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप जल्दी से जाना चाहते हो फ्लाइट पकड़ने। तो सेटअप टाइम अच्छा करने के लिए आपने क्या कर लिया है? सेटअप टाइम मीट करने के लिए आपने डेटा पाथ बहुत ही फास्ट कर दिया है। तो क्या होगा? जैसे ही क्लॉक एज आया, नेक्स्ट डेटा तुरंत आ जाएगा होल्ड टाइम से पहले। मतलब उतने देर के लिए आपको होल्ड करके रखना था, बट नेक्स्ट डेटा तुरंत आ जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपने बहुत फास्ट कर रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से क्या इक्वेशन निकलेगा? मतलब आपको डेटा पाथ स्लो करना है यहाँ पे, ठीक है, डेटा पाथ फास्ट नहीं होना चाहिए उतना भी। तो यहां से इक्वेशन बन के आता है टी क्लॉक टू क्यू प्लस टी कॉम्बिनेशनल, जो कि आपका डेटा पार्ट है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि ये स्लो होना चाहिए। ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? टी होल्ड प्लस टी स्क्यू, ठीक है। तो बोला ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा डेटा पाथ है टी क्लॉक टू क्यू प्लस टी कॉम्बिनेशनल, ये तो हमें पता है। बट ये आपने एक्स्ट्रा क्या निकाला है कि टी होल्ड प्लस टी स्क्यू, इसमें तो क्लॉक है ही नहीं, टी क्लॉक। सेटअप टाइम के इक्वेशन देखो, उसमें आपने क्लॉक लिखा है सर, लेकिन सही बात है। अब यहां पे देखो हमें क्या करना है, हमें डेटा कैप्चर करना है एक सेकेंड एज पे। सपोज 1 नैनो सेकेंड पे एक डेटा आ रहा है और 2 नैनो सेकेंड पे उसको हमको कैच करना है सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के 1 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब 2 नैनो सेकेंड वाले टाइम पे देखो, सेटअप टाइम आपने मीट कर लिया है, तो जब होल्ड टाइम वायलेट होगा तो वो 2 नैनो सेकेंड पे ही होगा या 3 नैनो सेकेंड पे होगा? नहीं, वो 2 नैनो सेकेंड पे होगा ना। अगर मैं 3 नैनो सेकेंड पे एनालाइज करूंगा तो वो 2 नैनो सेकेंड वाला तो अंदर चला ही जाएगा, उसमें तो होल्ड वायलेशन हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, सपोज बेबी मूवी याद करो। बेबी मूवी का क्लाइमेक्स सीन है, ठीक है, बहुत ही टेंस माहौल है। ये अक्षय कुमार, अनुपम खेर, राणा दुग्गुबाती सब एरोप्लेन में चढ़ते हैं, ठीक है, वो जा रहे हैं दुबई से अपना इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, गैंगस्टर को पकड़ के, वो टेररिस्ट को पकड़ के। और सेटअप टाइम मीट हो गया, सब फ्लाइट में बैठ गए, ठीक है, सेटअप टाइम मीट हो चुका है। अब ये पुलिस वाले जो है उसका दिमाग चलता है कि भैया ये तो इंडिया पाकिस्तान का कुछ लोचा है, ठीक है। अब उसको क्या करना है? वो फ्लाइट रोकना है। अब सेटअप टाइम मीट हो गया है, तभी भी फ्लाइट रुक सकती है होल्ड टाइम वायलेशन से, ठीक है। अब वो क्या करेगा? वो फ्लाइट रोकने के लिए एयरपोर्ट जाएगा क्या? नहीं, एयरपोर्ट जाएगा तो वो तो बहुत देर हो जाएगी, फ्लाइट तब तक उड़ जाएगी, क्योंकि आपका डेटा पाथ फिर स्लो हो जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट जाने में आपको टाइम लग रहा है ना। वो क्या करता है? डेटा पाथ को बहुत फास्ट करता है, फास्ट फेंकता है, कॉल करता है, सीधा कॉल करता है एटीसी को, भैया फ्लाइट में ऐसी ऐसी कंडीशंस है। भाई हमारी सबकी जान हलक में आ जाती है, मेरी तो बहुत हलक में आ जाती है कि भैया अब क्या होगा, लेकिन वो छोड़ देता है फाइनली कि जाने दो, उनके देश का मैटर है, वो संभाल लेंगे, हमें क्या मतलब है। तो भैया यहाँ पे होल टाइम का खतरा था कि नहीं? अब होल टाइम आपको वायलेट करना है, 11 बजे की फ्लाइट है तो 11 बजे ही वायलेट कर सकते हो ना, 1 बजे वायलेट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए टी क्लॉक नहीं आएगा वहां पे, सेम टाइम पे आपको वायलेशन का खतरा है, तो इसलिए यहाँ पे टी क्लॉक नहीं आता है। ओके, तो अब यहां पे देखो, अगर सेटअप एंड होल्ड इक्वेशन देखो, तो सेटअप टाइम में आप टी स्क्यू डाल रहे हो तो सेटअप टाइम मीट करने पे आपको हेल्प कर रहा है। क्यों हेल्प कर रहा है? क्योंकि टी स्क्यू डाल रहे हो तो आप
आप क्या कर रहे हो, आपका 11 बजे का फ्लाइट है, आप फ्लाइट को डिले कर रहे हो, आप 11:10 पे लाना चाहते हो ताकि मैं जल्दी से फ्लाइट पकड़ सकूं, मतलब मुझे फ्लाइट छूटे ना। बट अगर आपने फ्लाइट डिले कर दिया तो वहां पे होल टाइम वायलेशन का भी खतरा है। वो पुलिस वाला मतलब जल्दी से आ सकता है एयरपोर्ट और कॉल करके सब खराब कर सकता है। ठीक है, तो ये सेटअप एंड होल्ड टाइम में यही खींचातानी चलती है। आप डेटा पाथ फास्ट करोगे तो सेटअप टाइम मीट हो जाएगा, होल्ड टाइम वायलेशन होगा, और अगर डेटा पाथ स्लो करेंगे तो होल्ड टाइम मीट होगा, सेटअप टाइम वायलेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ट्रेड ऑफ है दोनों में। बट यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप सेटअप टाइम वायलेट हुआ तो आप फ्रीक्वेंसी लोअर करके चिप को चला सकते हो। बट अगर एक बार होल्ड टाइम वायलेट हुआ ना तो आप चिप को चला ही नहीं सकते, चिप का आपका गया भाड़ में। तो होल्ड टाइम इसलिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए होल्ड टाइम इश्यूज के कारण लोगों को बहुत लॉसेस सहने पड़ते हैं। होल्ड टाइम अगर नहीं मीट हुआ तो चिप पूरा गया, आप चला ही नहीं सकते कोई एप्लीकेशन के लिए नहीं। इसलिए होल्ड टाइम इज वेरी क्रिटिकल, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं लोग। ठीक है, तो अब ये हो गई सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम की बात। आपको समझ में आया होगा आई होप। अब बात करते हैं यार कि तैयारी कैसे करनी है ये एसटीए इंजीनियर बनने के लिए, क्या क्या चीजें आपको और सीखना है। तो सबसे पहले देखो जो बेसिक फिजिकल डिजाइन में मैंने बताया था, वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन में आपको कि क्या क्या पढ़ना है। बेसिक आरसी सर्किट्स, क्योंकि वहां पे वायर जो है वो सब आरसी में ही हो जाता है। एंड देन आरसी सर्किट के बाद आपको बेसिक मॉसफेट हो गया, एंड क्लॉक इंटीग्रिटी, सिग्नल इंटीग्रिटी सॉरी, और ये सब आपको पढ़ना है। अब उसके बाद एसटीए के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो ये एसटीए में भी ये सेम चीज आपको पढ़ना ही है। बट उसके अलावा सेटअप एंड होल्ड टाइम तो पढ़ना ही है, ये मैंने आपको बताया। उसके अलावा आपको बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि फॉल्स पाथ का कॉन्सेप्ट है। तो फॉल्स पाथ क्या होता है, इसमें बेसिकली जो असिंक्रोनस पाथ हैं वो आते हैं और नॉन फंक्शनल पाथ आते हैं। तो असिंक्रोनस पाथ का मतलब है कि आपके दो फ्लिप फ्लॉप हैं, दोनों अलग अलग क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, तो सेटअप टाइम और होल्ड टाइम करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी ही अलग अलग है। तो ये एसटीए इंजन इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। ये हो गया। इसका अलग कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं क्लॉक डोमेन क्रॉसिंग। मतलब क्लॉक एक डोमेन से दूसरे डोमेन में, डेटा जो है एक क्लॉक डोमेन से दूसरे क्लॉक डोमेन में क्रॉस कर रहा है, तो क्लॉक डोमेन क्रॉसिंग बोलते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉल्स पाथ में, नॉन फंक्शनल पाथ का। मतलब आपने कुछ ऐसी डिजिटल सर्किटरी की है कि कुछ पाथ तो फंक्शनल हो ही नहीं सकते हैं। सपोज एक जो क्लासिक एग्जांपल लोग देते हैं मक्स का, अगर आपने दो मक्स लगाया है और दोनों के जो ये जो आपका जो सेलेक्ट लाइन है उसमें इन्वर्टर लगा दिए हैं बीच में, तो या तो 0 1 होगा या 1 0 होगा। 0 0 एंड 1 1 का पाथ कभी ऑन ही नहीं होगा। तो ये भी एक फॉल्स पाथ हो गया, जो कि आपको टूल को बताना पड़ेगा कि भैया ये फॉल्स पाथ है, इसको कैलकुलेट मत करना। उसके बाद वेरियस जैसे मल्टी साइकिल पाथ है, मतलब अगर आपका डेटा बहुत ही स्लो है क्लॉक से, तो डेटा पाथ अगर बहुत स्लो है क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक्स दूर रहते हैं, या फिर अब बहुत सारे ब्लॉक्स कम फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं बट सेम आप अलग से क्लॉक नहीं लगाना चाहते, तो उसके लिए मल्टी साइकिल पाथ का कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको अगर पता है कि मैं नेक्स्ट एज पे डेटा नहीं रिसीव कर सकता हूं, बट मैं 4 या 5 एजेस के बाद रिसीव कर सकता हूं, तो आप टूल को बताते हैं भैया मैं नेक्स्ट एज पे नहीं रिसीव करने वाला, मैं 4 से 5 एज के बाद रिसीव करने वाला हूं, मुझे होल्ड एनालिसिस का कोई खतरा भी नहीं है यहाँ पे। तो उस तरह से आप ये डिफाइन करते हैं। फिर मल्टी साइकिल पाथ के बाद आता है यहाँ पे लैच बोरो कॉन्सेप्ट आता है। लैच बोरो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपको सेटअप टाइम मीट करने में बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि बहुत ही पाथ स्लो है, तो आप क्या करते हो, बीच में एक लैच लगा देते हो फ्लिप फ्लॉप की जगह। क्योंकि लैच क्या करता है, वो ऑलवेज ऑन रहता है, वो लेवल पे ऑन रहता है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, एज पे ऑन रहता है, तो लेवल पे ऑन रहता है मतलब डेटा कभी भी आए वो डायरेक्ट पास हो जाएगा। ठीक है, तो वो लैच बोरो कॉन्सेप्ट का ये फायदा होता है। उसके बाद आप क्लॉक अनसर्टेनिटी का एक कॉन्सेप्ट है। क्लॉक अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें आता है क्लॉक जिटर एंड क्लॉक स्क्यू। तो क्लॉक जिटर क्या होता है, सपोज आपका एक पीरियड है 1 नैनो सेकेंड का, तो पहला एज 1 नैनो सेकेंड, दूसरा एज 2 नैनो सेकेंड, तीसरा एज 3 नैनो सेकेंड, ऐसे आएंगे। बट ये आइडियल केस है यार, दुनिया आइडियल नहीं है। दुनिया प्रैक्टिकली क्या होता है, पहला एज 1 नैनो सेकेंड है तो 1.1 नैनो सेकेंड पे भी आ सकता है, दूसरा एज 2 नैनो सेकेंड पे है तो वो 1.9 पे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लॉक जिटर। मतलब ट्रेन का टाइम तो है 10 बजे का, बट वो कभी कभी 9:55 में भी आ सकती है, 10:05 पे भी आ सकती है, ये फिक्स नहीं है, तो उसको क्लॉक जिटर बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें क्लॉक स्क्यू का। तो आप तो स्क्यू आपने देखा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है,
क्लॉक जो बफर्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक क्लॉक जो है एक फ्लिप फ्लॉप को जल्दी पहुंच रहा है और एक फ्लिप फ्लॉप को बाद में पहुंच रहा है, ठीक है, थोड़ा देर से। तो उसके कारण से क्या हो रहा है, सेटअप टाइम में तो हमें फायदा कर रहा है, बट होल्ड टाइम में हमें नुकसान कर रहा है। मतलब क्या है, क्लॉक स्क्यू एक तरह से तो अच्छा भी है लेकिन एक तरह से खराब भी है, तो हम स्क्यू का झंझट हटा देते हैं। तो स्क्यू को जनरली हम 0 रखने का कोशिश करते हैं, ताकि ना सेटअप टाइम में असर पड़े ना होल्ड टाइम में, एक एक फालतू का पैरामीटर दिमाग से खत्म हो। तो जनरली हम क्या करते हैं, ऐसा क्लॉक पाथ बनाते हैं जिसमें कि सारे क्लॉक्स को, मतलब जो क्लॉक पाथ है, सारे फ्लिप फ्लॉप को सेम टाइम पे पहुंचे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लॉक ट्री सिंथेसिस। मतलब सपोज एक दो फ्लिप फ्लॉप है, एक को क्लॉक लेफ्ट साइड से दे रहे हैं दोनों को, तो एक को जल्दी पहुंचेगा और एक को लेट से पहुंचेगा। अगर ये क्लॉक पिन मैं बीच में कर दूं, ठीक है, बीच से तोड़ दूं, तो दोनों को सेम टाइप पे पहुंचेगा। अब सिमिलरली 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं, ये 4 है तो, या 8 है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये एच टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है ना, तो इसको एच टाइप का एक एच सिंथेसिस भी बोलते हैं, एच टाइप शेप बोलते हैं। तो ये क्लॉक ट्री सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ इसके बाद क्या होता है, क्लॉक ट्री सिंथेसिस के बाद स्क्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, क्योंकि सभी को सेम टाइम पे क्लॉक मिल रहा है, कोई स्क्यू नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लॉक ट्री सिंथेसिस का। उसके बाद वेरियस अदर इसमें कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है ओसीवी का कॉन्सेप्ट, यानी कि ऑन चिप वेरिएशंस। तो ऑन चिप वेरिएशंस क्या होते हैं कि एक ही चिप है, वो चिप में क्या होता है, हमेशा सेम टेम्परेचर नहीं रहता है। एक जगह पे आपको -40 डिग्री या -30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, दूसरे जगह पे आपको 0 डिग्री भी रह सकता है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन है ऑन चिप पे टेम्परेचर वेरिएशन, इसको भी हम मॉडल करते हैं और इससे हम वर्स्ट केस सिनेरियो निकालते हैं कि वर्स्ट केस में अगर हमारे पास डेटा पाथ है, डेटा पाथ को अब सेटअप एनालिसिस में हमको अगर फास्ट करना है, तो होल्ड एनालिसिस में हम उसको स्लो कर देंगे, ठीक है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। डेटा सेटअप टाइम एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें क्या चाहिए, डेटा पाथ फास्ट चाहिए, बट वर्स्ट केस सिनेरियो कब होगा, जब डेटा पाथ स्लो होगा। तो हम सेम पाथ को क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं और होल्ड टाइम एनालिसिस में हम फास्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हम चेंज करते रहते हैं ड्यू टू ऑन चिप वेरिएशंस। बट अब यहां पे क्या है, कुछ ज्यादा ही पेसिमिस्टिक हो गए। अब सेम टाइम पे एक पाथ अगर -40 डिग्री पे है और उसी के विसिनिटी में कोई दूसरा पार्ट 0 डिग्री पे नहीं हो सकता है, वो भी अराउंड -40 -30 पे ही रहेगा, तो हम ये क्या करते हैं, कुछ ज्यादा ही पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही निराशावादी हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्लॉक रिकन्वर्जेंस एंड पेसिमिज्म रिमूवल। मतलब हम क्या करते हैं, वो पेसिमिज्म हटाते हैं यार, वो फालतू का है। अगर 2 लाइन यहाँ पे है, हम यहाँ पे मान रहे हैं इसका टेम्परेचर 0 डिग्री, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो दोनों को सेम टेम्परेचर मानो, फिर ऑन चिप वेरिएशन जो करना है, आसपास के ब्लॉक को तो एटलीस्ट सेम टेम्परेचर पे रखो। तो ये ऑन चिप वेरिएशन एंड पेसिमिज्म रिमूवल का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ने हैं, जो कि मैं बताऊंगा आपको कहाँ से पढ़ने हैं। अब बात आता है कि टूल्स क्या क्या यूज होते हैं यार। तो टूल्स में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, वो आता है आपका प्राइम टाइम, ठीक है। तो ये रवीश कुमार जी वाला प्राइम टाइम नहीं है, ये प्राइम टाइम है सिनॉप्सिस का, बहुत ही मतलब वाइडली यूज टूल है। और उसके बाद मेंटर के भी टूल आते हैं, केडेंस के भी टूल आते हैं, बट जो मेन टूल है वो प्राइम टाइम ही है। अब उसके बाद देखो कि आपको ये एसटीए है, एसटीए एग्जैक्टली कब कब करते हैं, ठीक है, ये समझ लेते हैं थोड़ा क्विकली। तो एसटीए कब कब करते हैं, तो सपोज आपने एक आरटीएल डिजाइन कर लिया, आरटीएल डिजाइन किया, उसके बाद क्या करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। मतलब आरटीएल में कोड है, कोड से हम उसको थोड़ा नेटलिस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट नेट्स क्या है, क्या क्या है, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, दोनों के बीच में वायरिंग कितनी है, ये सब नेटलिस्ट में दिया हुआ रहता है। अब हमारे पास वो नेटलिस्ट आ गया है, अब वो नेटलिस्ट पे हम लाइब्रेरी को देखते हैं, तो लाइब्रेरी में हमारे पास उसके ऑलरेडी डिले रहते हैं, ठीक है। तो वो डिलेज हम लेते हैं लाइब्रेरी से, क्योंकि हमने बोला ना स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस में हम प्रीवियस एक्सपीरियंस से सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो जल्दी से एक लॉजिकल सिंथेसिस जो हमने किया है उसका हम एसटीए कर लेते हैं कि सब पाथ वगैरह सही है कि नहीं, कहीं पे कुछ सेटअप टाइम या होल्ड टाइम वायलेशन आ रहा है कि नहीं, तो वो हम क्विक चेक करते हैं। उसके बाद हम फ्लोर प्लान बनाते हैं, उसके बाद हम प्लेसमेंट करते हैं। तो प्लेसमेंट करने के बाद हमने प्लेस किए ब्लॉक्स यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और उसके बीच कुछ
डिलेज होंगे, दोनों ब्लॉक्स के बीच का कुछ डिले होगा। तो ये एक आइडियल डिले पकड़ लेते हैं। अभी हमने राउटिंग किया नहीं है, राउटिंग से पहले एक क्विक चेक कर लेते हैं, एक अंदाजन कि इतना डिले होगा, इतना डिले होगा, ये वायरिंग है, तो उसके अनुसार से फिर से एसटीए करते हैं और देखते हैं कि प्लेसमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि ये गड़बड़ियां जितनी जल्दी मिल जाएंगी उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद प्लेसमेंट हो गया, फिर राउटिंग करते हैं। तो राउटिंग के बाद फिर से हम जो क्लॉक पाथ है उसका हम फिर से एसटीए करते हैं, फिर देखते हैं क्लॉक स्क्यू वगैरह कितना है, ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके बाद हम फिर से क्लॉक ट्री सिंथेसिस करते हैं, जो कि मैंने बताया क्या होता है। फिर क्लॉक ट्री सिंथेसिस के बाद हम एक्चुअल जो प्रैक्टिकल क्लॉक है उसके साथ हम करते हैं एसटीए। तो ये फाइनली पूरा जो राउटिंग, और लास्ट में क्या हम करते हैं, लास्ट में जो फाइनल एसटीए है उसमें हम क्या, हमारा सिंथेसाइज ब्लॉक आता है, फिर कुछ डिजाइन रूल कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, मतलब डिजाइन कॉन्स्टेंट फाइल होते हैं जिसमें हम कांस्टेंट लगाते हैं कि इनपुट कांस्टेंट क्या है, आउटपुट में क्या क्या कांस्टेंट है, वो फाइल रहते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास डिले फाइल्स रहते हैं, मतलब उसमें डिले दिया हुआ रहता है, कौन कौन से ब्लॉक का कितना डिले। फिर पैरासिटिक फाइल रहती है जिसको हम स्पेफ बोलते हैं, सिनॉप्सिस पैरासिटिक एक्सट्रैक्शन, वो फाइल्स, ये सब मिलके फिर फाइनली हम एक फाइनल एसटीए चेक करते हैं जिसमें कि राउटिंग भी आपका प्रैक्टिकल है, आपके क्लॉक ट्री सिंथेसिस क्लॉक भी आपका प्रैक्टिकल है, कुछ भी आइडियल नहीं है, पूरा फाइनल एक एसटीए चेक करते हैं। उसके बाद चिप को हम फुल्ली समझते हैं कि अब ये टोटली वेरीफाइड है। तो ये पूरा एसटीए का कॉन्सेप्ट आता है। अब उसके बाद आप बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इसमें काम करती हैं। तो यार ये लिस्ट, मतलब वीएलएसआई का जो लिस्ट है वो सभी कंपनीज काम करती है, मतलब ये तो बहुत कम है यार, इससे भी ज्यादा बहुत सारी कंपनीज में काम करती हैं। और फ्रेशर्स के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं हर वीडियो के नीचे कमेंट, सर फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट जो भी मैं बता रहा हूं अपने चैनल पे, सब में फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं है, फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एसटीए में, फिजिकल डिजाइन में, आरटीएल डिजाइन में, वीएलएसआई डिजाइन में बहुत अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। बट अब सैलरीज की बात आती है, तो सैलरीज में देखो जो बड़ी कंपनीज है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, इसमें मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आपको एसटीए इंजीनियर मतलब 15 से 20 लाख रुपए में आराम से मिल जाएगा आपको बड़ी कंपनीज में जॉब। ठीक है, जो क्वालकॉम, इंटेल, ये सब बड़ी कंपनीज है। बट आप स्टार्टअप्स पे बात करते हो तो स्टार्टअप आपको 3 से 6 लाख का पैकेज देती हैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड भी रहता है अगर आप फुल्ली ट्रेन नहीं हो और अगर आपको चीजें अच्छे से नहीं आती है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब चीजें सीखनी कहाँ से। अब तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में आपको कि जो कुणाल घोष सर हो गए, पुनीत मित्तल सर हैं और इंद्रनील सेन गुप्ता सर हैं, ये तो हैं। बट उसके अलावा एसटीए के लिए जो सबसे मुझे अच्छे लगे वीडियोस, 2 ही लेक्चर है उनके, तुहीर चक्रवर्ती सर, ये आईआईटी खड़गपुर के, इनके 2 लेक्चर्स है एनपीटीईएल में। और मैं हमेशा की तरफ आपको लिंक भेज दूंगा, लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। 2 ही लेक्चर है बट बहुत अच्छे से थॉरली बताया। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे डीएम कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर करो, बिकॉज बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैं पोस्ट करते रहता हूँ और बहुत सारी अदर चीज़ें भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लिंक्स, बुक्स भी है वहाँ पे, पहले बुक्स भी पोस्ट किए थे। तो ये सब चीज़ें हैं। होप सो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलो। तब तक के लिए बने रहो मेरे चैनल से। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।